Hello everyone, hey guys, welcome to your own YouTube channel, Trace for Canada. Hope you're doing great guys, I'm also doing great. I'm again in front of you guys to give you some more information related to RNIP program. So I'm here again in my beautiful park. People are doing barbecue there, I believe so. Kids are playing around and I can hear a noise of ice cream vendor there. There's ice cream guy, maybe gonna take ice cream later on. पहले आपसे बात करते हैं, कैसे हैं आप सब, क्या कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच वीडियोस को इतना प्यार मोहब्बत बख्शने के लिए. फिर से स्वागत है आप सबका ट्रेल्स टू कनाडा में. आज कवर करेंगे आरएनआईपी की एक और अमेजिंग वीडियो. लास्ट टाइम हमने नॉर्थ वे को कवर किया था. आज हम कवर करेंगे सडबरी को. तो बने रहिए ट्रेल्स टू कनाडा के साथ, डिटेल में कवर करेंगे सडबरी को. क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आते हैं कि आपने कवर नहीं किया है, मैं डिटेल कवर कर देता हूँ गाइस. कुछ चीज़ें मिस अगर हो जाती हैं मेरे को आप कमेंट करके बताइए क्या मिस हुआ है, क्या नहीं हुआ है. अगर आपने सेशन बुक करना है मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं. एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, एसओपी के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से आप ऑफ़र लेटर लेना चाहते हैं, एक बार हमारी सर्विसेज को कांटेक्ट कीजिए. ट्रेल्स टू कनाडा इंस्टाग्राम पे फॉर एसओपी सर्विसेज हम काम कर रहे हैं. दुनिया का कोई भी, दुनिया के कोने में कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हैं, वेदर इट्स यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेयर एवर इट इज़, एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिए. बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम करते हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं हमारे. थैंक यू वेरी मच. अभी आपको कवर करते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा, सडबरी का आरएनआईपी प्रोग्राम. बने रहिए ट्रेस टू कनाडा के साथ. सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आरएनआईपी प्रोग्राम के बारे में. आरएनआईपी मैं आपको बता चुका हूं कि आरएनआईपी है क्या. डिटेल में आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरी प्रीवियस वीडियो आरएनआईपी की नॉर्थ वे की वो देख सकते हैं. आज मैं बात करूंगा सडबरी फोकस रहेगा, क्योंकि 11 कम्युनिटीज़ है जैसे मैंने आपको बताया. बहुत ही मज़े की बात यह है कि आरएनआईपी सडबरी अभी ओपन है. अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, तो आप जाके आरएनआईपी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. आपकी असेसमेंट होगी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, वो भी कवर करेंगे. आपको डायरेक्टली पीआर मिल सकती है, आपको एलएमआई की ज़रूरत नहीं है. आप कनाडा से बाहर हैं तब भी आप एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए. पूरी वीडियो देखना और समझना इस चीज़ को कि कैसे कैसे क्या करना है. तो बने रहिए ट्रेल्स टू कनाडा के साथ, अभी कवर करते हैं. और थैंक यू वेरी मच, पूरी देखना वीडियो. तो गाइस आरएनआईपी की बात कर लेते हैं. पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सेम प्रोसेस चलता है आरएनआईपी का सडबरी में भी. सडबरी में भी क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे कुछ नॉक कोड्स, फेमस नॉक कोड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन और नॉर्मल ड्रॉ में जाते हैं प्रोग्राम्स में. पहले हम बात कर लेते हैं फेडरल रिक्वायरमेंट की. फेडरल रिक्वायरमेंट में सेम वही चीज़ें जो कि सारे आरएनआईपी प्रोग्राम में सेम है. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, बट मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि आपके सबसे पहले होती है वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट. 1560 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है. लास्ट 3 ईयर्स में आपका 1 साल का नॉट कॉन्टीन्यूसली पार्ट टाइम भी कैलकुलेट हो सकता है. अगर आपने 1560 घंटे काम किए हैं, इट डजंट मैटर विच नॉक कोड और टीयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप एलिजिबल होते हैं इस प्रोग्राम के लिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने एजुकेशन की है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से या सिटी से, तो आपकी वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ हो जाती है. और याद रखिए, मैंने आई एम नॉट श्योर इफ़ आई हैव कवर्ड इट बिफोर, आपका जो कोर्स है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, इट हैज़ टू बी 2 years. It doesn't mean you can carry it like 1+1. So that program doesn't calculate in your experience. तो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट में आपको वे ऑफ नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का. अगली रिक्वायरमेंट आती है आइलेट्स की रिक्वायरमेंट. मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका जॉब ऑफ़र है कोई भी टीयर 0-1 के बीच में है तो आपको CLB 6 की रिक्वायरमेंट है. अगर आपका जॉब ऑफ़र है टीयर 2 और 3 के बीच में, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो CLB 5 की है. अगर आपकी जॉब ऑफ़र नॉक 5 का है तो आपकी टीयर की CLB की रिक्वायरमेंट. अब तो ये तो हमने बात कर ली थी गाइज जॉब की, राइट. जॉब ऑफ़र की, वर्क एक्सपीरियंस की, या फिर आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, जो भी फेडरल रिक्वायरमेंट होती है आरएनआईपी की. अब मैं बात कर लेता हूँ कि 2 चीज़ें और होती हैं इसमें. एक तो हमारे पास प्रूफ ऑफ फंड होने चाहिए, है ना. फिर इंटेंशन टू लिव हमने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में होना चाहिए. जो इंटेंशन टू लिव है वो, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता. हम अपना जॉब ऑफ़र भी दिखा सकते हैं और कम्युनिटी टाइप्स हो सकते हैं. ऐसी चीज़ें आपको आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं. बात कर लेते हैं कि सडबरी की जो
कम्युनिटी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ पे। नॉर्थ पे का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे नॉक कोड को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया था कि ये नॉक कोड है ये या फिर ये पर्टिकुलर नॉक कोड एलिजिबल है ज़्यादा, या फिर ये वाले नॉन प्रायोरिटाइज्ड हैं ये प्रायोरिटाइज्ड हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सडबरी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका नॉक कोड की लिस्ट डाल दूंगा, क्या होगा कि अगर आपका टीयर नॉट द नॉक कोड, टीयर्स में अगर आपका 0 में आता है तो आप वो मैनेजरल जॉब रोल्स आते हैं। अगर आपका टीयर 1 में आते हैं तो वो बिज़नेस के रिलेटेड नॉक कोड्स आ जाते हैं या टीयर्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ और नॉक कोड्स आ जाते हैं यहाँ पे 2 की फॉर्म में, 3-1 की फॉर्म में। बहुत सारी लिस्ट है तो मेरे को सारी तो याद नहीं है, मैं आपको बिल्कुल डाल दूँगा यहाँ पर, या तो पिक्चर डाल दूँगा यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो बेसिकली ये चीज़ में डिफ़र करता है सडबरी, क्योंकि सडबरी ग्रेटर सडबरी एरिया एक बड़ी कम्युनिटी है, एक बड़ा शहर है, तो उसमें नॉक कोड को स्पेसिफाई कर दिया गया है। पर हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर फूड इंडस्ट्री का नॉक कोड को कई जगह पे वैलिडेट नहीं किया गया। जो भी कम्युनिटी रिकमेंडेशन होगी वो डिपेंड करता है कम्युनिटी ऑफिसर पर, या जो भी आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर रहा है कि उसको वैलिडेट करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी है वो मैं अभी आपको कवर करता हूँ कि क्या है सडबरी का पूरा प्रोसेस, क्या है, आपको सबसे पहले करना क्या है, कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप कनाडा से बाहर भी हैं तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, तो अभी कवर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गया, सबसे पहले आपने फेडरल रिक्वायरमेंट कवर करनी है, फिर आपने कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स कवर करनी है। कम्युनिटी रिक्वायरमेंट कवर करने के बाद आपने एम्प्लॉयर्स की अलग से रिक्वायरमेंट होती है, वो मेरे को कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद आपको जॉब ऑफ़र सिक्योर करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब ऑफर आपका सिक्योर होगा तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। कनाडा से बाहर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपके पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब करना क्या है, जो भी आपको जॉब ऑफ़र मिलता है, राइट, जब आपको जॉब ऑफ़र मिलता है तो आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं पॉइंट्स, कैलकुलेट ऑटोमेटिकली पोर्टल पे हो जाते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल करके पोर्टल होता है, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ कैसे होता है वो। उसके बाद जब आपके पॉइंट कैलकुलेट हो जाते हैं तब आपका कुछ एक स्कोर बनता है। स्कोर बनने के बाद आपको इन्वाइट आता है। इन्वाइट आने के बाद जो कम्युनिटी ऑफिसर होगा वो आपकी प्रोफाइल रिव्यू करके आपको RNIP रिकमेंडेशन देगा। RNIP रिकमेंडेशन आपकी आ जाती है। उसके बाद आप अगर कनाडा से बाहर हो तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, आपको LMI की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे आपका अगर आपके पास ऑलरेडी आप कनाडा में हो तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। काम के बाद ही, मतलब जॉब ऑफ़र आ गया, आप उसके बाद जॉब ऑफ़र आने के बाद आप कभी भी अप्लाई कर दीजिए अपना RNIP। आपका स्कोर कैलकुलेट हो गया, ऑफिसर ने आपकी प्रोफाइल का रिव्यू कर दिया। रिव्यू करने के बाद आपने RNIP आ गया। उसके बाद आप फेडरल फाइल कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप चल सकते हैं। बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बतानी है चीज़ कैंडिडेट प्रोफाइल की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँ कैंडिडेट प्रोफाइल के 2 तरीके के फॉर्म आते हैं। तो जैसे आप कैंडिडेट प्रोफाइल पे लॉगिन करते हैं तो 2 फॉर्म्स आएंगे। वन इज़ अ क्वालिफिकेशन फॉर्म या क्वालिफाइंग फॉर्म, दूसरा कैंडिडेट असेसमेंट फॉर्म। अब जो क्वालिफाइंग फॉर्म है वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपका आइलेट्स स्कोर कितना है, फॉर एग्जांपल आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन क्या है। तो ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर जो कैंडिडेट असेसमेंट फॉर्म आता है, तो कैंडिडेट असेसमेंट फॉर्म में आपको और थोड़ा डिटेल में आपके पॉइंट्स एक्चुअली में कैलकुलेट होते हैं। ये सडबरी का बता रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही है, ये इन जनरल नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे ही आपने कैंडिडेट असेसमेंट फॉर्म पे क्लिक किया तो उसके बाद आपको लैंग्वेज के बारे में स्कोर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 15 पॉइंट है लैंग्वेज के। जैसे अगर आपका CLB 6 से ज़्यादा है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही एजुकेशन के 10 पॉइंट्स हैं। आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो 0 to 75 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको मोर देन 5 ईयर्स है तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपका वेज $20 से ज़्यादा है या अगर ओवर $40 है तो 0 to 75 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है कि अगर आपका प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में अगर आपका जॉब ऑफ़र है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जॉब ऑफ़र माइनिंग में है या फिर माइनिंग सप्लाई एंड सर्विसेज में है या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन या कंस्ट्रक्शन में है तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे गाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार कि अगर आप इन कम्युनिटीज़ में मूव करते हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए ये प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में आपको जॉब ऑफ़र मिल जाए। उसके बाद आता है कि अगर आपके पास फ्रेंच का स्कोर है तो आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ऐसे ही करके मैक्सिमम पॉइंट 325 बनते हैं, उसमें से आपको पॉइंट मिलेंगे। फिर आता है कि अगर आपका प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में जैसे नर्सिंग में है या फिर पेशेंट सर्विसेज में या सोशल कम्युनिटी में है तो उसके अलग से फिर से पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। 75 to 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं, वो डिपेंड करता है किस नॉक कोड में आपका आ रहा है। फिर उसके बाद
अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी रिकमेंडेशन, फिर उसके भी पॉइंट हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके स्पाउस के भी CLB 4 से ऊपर है तो उसके 10 से 15 पॉइंट के बीच में है। ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज अगर उनको आती है तो उनके पे 50 पॉइंट बन जाएंगे। स्पाउस वर्क एक्सपीरियंस के 20 पॉइंट्स है। स्पाउस एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के 30 पॉइंट्स है। अगर स्पाउस भी आपका काम कर रहा है माइनिंग में तो उसके 20 पॉइंट्स है, तो 135 पॉइंट्स इसमें बन जाते हैं। फिर अगर पास्ट स्टडीज़ आपकी स्टडबरी में, उसके 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपका एक्सपेरिएंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी या मोर स्टडीज़ है तो आपके 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद अगर आप ऑलरेडी पहले से ही सडबरी में रह चुके हैं तो उसके 10 पॉइंट्स है। वॉलंटियर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, उसके 10 पॉइंट्स है। अगर आपके रिलेटिव है तो उसके 15 पॉइंट है। तो करंट रेजिडेंसी अगर आपका सडबरी में, उसका 25 to 100 पॉइंट्स है। यानी कि अगर आपका करंट सडबरी में रेजिडेंस 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसके 100 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही सेटलमेंट अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने आपको सेटलमेंट प्लान प्रोवाइड किया तो उसके 20 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे करके सारे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे भाई, सिंपल सी बात है, उसको ही कम्युनिटी रिकमेंडेशन मिलेगी। तो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना ये वाली बात। अगर आपने इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल होना है, RNIP के सडबरी प्रोग्राम में सक्सेसफुल होना है, पहले तो आइलेट्स अच्छा कीजिए। दूसरा, आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे 1 साल का भी हो, रेलेवेंट होना चाहिए। तीसरा, आपका जॉब ऑफ़र अगर हाई प्रायोरिटी स्ट्रीम में, आप बिल्कुल रिकमेंड हो जाएंगे। चौथा, आपकी एजुकेशन सडबरी से होना चाहिए। पांचवा, कोशिश कीजिए आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तो अगर आप इन 4-5 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं, मैं डेफिनेटली लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपकी रिकमेंडेशन आ जाएंगी। क्योंकि इन कम्युनिटीज़ में लोग ज़्यादा नहीं हैं, इन कम्युनिटीज़ को लोगों की ज़रूरत है, इनकी एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, तभी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और बहुत ही बेहतरीन बात, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन है। मार्च 2024 के बाद की एप्लीकेशन ली जा रही हैं। प्लीज़ वेट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए प्रोग्राम को। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज कर दीजिए, यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, ट्रेस टू इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए और आपको मैं बता दूंगा सारा। थैंक यू वेरी मच। टाइम भी ज़्यादा हो गया, सो आई विल गो एंड विल कैच यू लेटर गाइस। थैंक यू, टेक केयर।